वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या और संसाधन के संबंधों के बारे में। तो किसी क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या तथा वहाँ उपलब्ध संसाधनों के संबंधों के आधार पर हम उस क्षेत्र की जनसंख्या को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि वहाँ जनसंख्या और संसाधन के बीच संतुलन है तो उसको हम आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या कहेंगे, और अगर असंतुलन है और असंतुलन इस प्रकार से है कि वहाँ जनसंख्या अधिक है तथा संसाधन कम है तो वह जनाधिक्य है, तथा अगर जनसंख्या कम तथा संसाधन अधिक है तो वो जनाभाव की स्थिति होगी। अब देखते हैं आदर्श जनसंख्या की अवधारणा को विस्तार से। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोल्डिंग की परिभाषा। बोल्डिंग के अनुसार वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। तो बोल्डिंग का अपनी परिभाषा में किस पर जोर है? अधिकतम जीवन स्तर पर। वहीं डॉल्टन अपनी परिभाषा में प्रति व्यक्ति आय पर अधिक जोर देते हैं। उनके अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय उत्पन्न करती है। ऐसे ही साउंडर्स अनुकूलतम जनसंख्या को अधिकतम कल्याण उत्पन्न करने वाली जनसंख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। तो साउंडर्स क्या कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण या वेलफेयर जनरेट करती है। तो इस प्रकार जो इन अर्थशास्त्रियों, भूगोलविदों एवं अन्य विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं, इसके अलावा कुछ अन्य परिभाषाएं भी, उनको अगर देखें तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या का वह आकार है जो किसी क्षेत्र में जो उपलब्ध संसाधनों के जो पूर्ण उपयोग है, जो उनका समुचित उपयोग है, उसके लिए उपयुक्त या पर्याप्त होती है और जिससे जीवन स्तर यथासंभव उच्चतम हो सकता है। यानी लोगों को अपने अधिकतम सीमा तक विकास करने की जो अवसर है या उनका जो अधिकतम विकास है वह जनसंख्या के जिस आकार द्वारा पर्याप्त हो सकता है वह क्या कहलाती है? आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या। तो ये किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हो सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर किसी क्षेत्र की अगर पॉपुलेशन ऑप्टिमम है तो वो आर्थिक स्तर के दृष्टि से भी वो देश है अपने उच्च स्तर पे है। लेकिन जो आदर्श जनसंख्या की अवधारणा है इसकी भले ही इनका महत्व बहुत अधिक हो, लेकिन फिर भी कुछ आधारों में इसकी आलोचना की जाती है। तो इस संकल्पना का अगर विकास क्रम देखें तो इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भूगोल में जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है उसका योगदान केनन महोदय को जाता है। तो अनेक जनसंख्याविदों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इस विचारधारा की व्याख्या की। जैसा हम देखते हैं कि बोल्डिंग ने इसको जीवन स्तर, अधिकतम जीवन स्तर वाला अवधारणा मानी, डॉल्टन के अनुसार अधिकतम प्रति व्यक्ति आय, और सॉन्डर्स के अनुसार अधिकतम कल्याण वाली अवधारणा। तो और कालांतर में देखा गया कि ये जो किसी देश के अनुकूलतम जनसंख्या का और उसके जो आर्थिक विकास के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, लेकिन कुछ आधारों पर इसकी आलोचना की गई। तो उसमें पहला है कि ये क्या है कि डायनामिक कंसेप्ट है, अर्थात ये एक स्थिर अवधारणा नहीं है। अगर किसी देश या किसी क्षेत्र में वहाँ की तकनीक में अगर परिवर्तन होता है, सुधार होता है, या जो नए संसाधनों का सृजन होता है तो उससे वहाँ की आदर्श जनसंख्या का मान बदल जाता है। उदाहरण के लिए मानिए किसी क्षेत्र में अगर जो जनसंख्या है वो वहाँ उपलब्ध संसाधनों के संतुलन में है। अब क्या कोई नई तकनीक आती है या फिर नए संसाधनों का निर्माण होता है तो उससे क्या होगा? संसाधनों का जो वैल्यू है या जो संसाधनों की उपलब्धता वो बढ़ जाएगी, और अगर जनसंख्या उतनी रहती है तो उस क्षेत्र में कौन सी स्थिति आ जाएगी? अलग जनसंख्या की स्थिति। तो उसको हम इससे ग्राफ से समझ सकते हैं कि यहाँ थोड़ी स्थिति उलट है। यहाँ संसाधन क्या है? नियत है। अगर संसाधन नियत है
और जनसंख्या का मान बढ़ता है तो एक सीमा तक जनसंख्या बढ़ने के साथ जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। लेकिन जब ये थ्रेशोल्ड लिमिट अर्थात जो संसाधनों की जो सीमा है वहाँ तक जो जनसंख्या पहुँच जाती है और उसके बाद अगर जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय में कमी उत्पन्न होती है। तो ये जो स्थिति है बी वाली, ये क्या कहलाती है? आदर्श जनसंख्या। और जो ए स्थिति है तो वो क्या है? अल्प जनसंख्या की स्थिति। और सी है वो अति जनसंख्या या जनाधिक्य की स्थिति। अब मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में तकनीक के स्तर में सुधार होता है या उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि होती है, तो ये जो संसाधनों की स्थिति है वो इसकी बजाय इस डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाई जाएगी। तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि जो जनसंख्या का मान बी तक पहुंचता है तो ये क्या है? जो स्थिति बी है ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? आदर्श जनसंख्या की बजाय अल्प जनसंख्या की स्थिति हो जाएगी। फिर जैसे ही जनसंख्या बढ़ती जाती है तो ये ग्राफ इस प्रकार हो जाएगा और जनसंख्या और अधिक जनसंख्या में जहाँ पहले अति जनसंख्या स्थिति थी वहाँ क्या हो जाएगी? अब आदर्श जनसंख्या की स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार ये एक इसको किसी क्षेत्र की किसी समय विशेष पे वहाँ की जनसंख्या और संसाधनों के रूप में इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये क्या है? एक बदलती हुई या एक गति का उदाहरण है। फिर दूसरा कि जो आदर्श जनसंख्या है उसका जो गणितीय मापन है या व्यवहार में उसको मापना संभव नहीं है। ये और बहुत बड़े क्षेत्र के लिए तो ये एक लगभग असंभव बात है कि संसाधनों को और जनसंख्या को किस प्रकार एक मात्रक में मापा जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती और इस जो अवधारणा है इसकी आलोचना है। अब देखते हैं किसी क्षेत्र में जनाधिक्य की स्थिति कब होती है। तो हम देख चुके हैं जब किसी क्षेत्र में जो संसाधनों में जो वृद्धि है या विकास है उसकी तुलना में अगर जनसंख्या की वृद्धि अधिक होती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? जनाधिक्य की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि जनसंख्या के जो क्षेत्र की धारण क्षमता होती है, कैरिंग कैपेसिटी है, उससे क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो इससे क्या होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगता है। यानी अब जनसंख्या बढ़ने के साथ जो संसाधनों में जो वृद्धि है या उनके जो जीवन स्तर में वृद्धि है वो सीमांत जो वृद्धि है वो अब कम होनी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है? जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? गिरावट होती है। और इसके उदाहरण देखें तो अनेक विकासशील देश हैं, अनेक जो सब सारण या जो अफ्रीका का सारा क्षेत्र को छोड़ने के बाद जो शेष अफ्रीका का क्षेत्र है वहाँ के जो देश हैं, अधिकांश देश हैं, वो इसी स्थिति में हैं। फिर है जनाभाव, अल्प जनसंख्या या अंडर पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि संसाधनों का जो विकास या विकास नहीं उपयोग कह सकते हैं, जो संसाधन उपलब्ध संसाधन होते हैं उनके जो उपयोग है उसके लिए जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उससे उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। इससे क्या होता है कि उस क्षेत्र के संसाधन क्या रह जाते हैं? अप्रयुक्त रह जाते हैं। यानी उन जो संसाधनों का उपयोग किया ही नहीं जाता। इससे क्या होता है कि उस क्षेत्र का आर्थिक विकास का स्तर या लोगों का जीवन स्तर क्या रह जाता है? जो जितना हो सकता था उससे उनका स्तर क्या रहता है? निम्न रहता है। क्षेत्र या व्यक्ति अपने विकास की संपूर्ण संभावना का विकास नहीं कर पाते। इसका उदाहरण देखें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जहाँ पे क्षेत्रफल बहुत अधिक है, उपलब्ध संसाधन भी बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है वो इनकी तुलना में बहुत कम है। तो ये है जनसंख्या संबंध संसाधनों के आधार पे आदर्श जनसंख्या, जनाधिक्य तथा जनाभाव की अवधारणा। धन्यवाद।